हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो आपके बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं एंड ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट है सेमेस्टर फर्स्ट के, इसके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रहे हैं। जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, जो रंगमंच है ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट के लिए, और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हमने लिया है। जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसका चैप्टर जो सेकंड है उसके हमने क्वेश्चन लिए। जो चैप्टर है आपका हिंदी का पारंपरिक रंगमंच का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, तो इससे पहले जो हम आपको बता दें कि जो ये क्लासेस है हमारी सेकंड क्लास है, और इससे पहले जो ये क्लास फर्स्ट है आपको क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हमने कंप्लीट करा चुके हैं, एंड क्लास सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, और क्लास जो थर्ड आएगी आपको इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। टोटल इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लिया गया है। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम आपको चलिए बताते हैं। आपको बताना है इसमें जो पारंपरिक रंगमंच का उद्भव एवं विकास का वर्णन करना है कि इसका उद्भव और विकास किस टाइप से हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर्स क्लास सेकंड का। तो देखिए, लोक परंपरा अथवा पारंपरिक रंगमंच की संज्ञा उन नाटक रूपों को दी जाती है जो जन समुदाय के आनंद उत्साह की सामूहिक अभिव्यक्ति होते तथा समाज में प्रचलित रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों और लोक कथाओं से जुड़े हैं। तो आपको पता चला यहाँ कि जो पारंपरिक जो रंगमंच की संज्ञा किसे दी जाती है, एक तरह से नाटक होते हैं। इनके जो रूप होते हैं ना, जैसे जन समुदाय मतलब कि जो जनता का समूह होता है उसको आनंद देने के लिए, कि उन्हें इंटरटेनमेंट कराने के लिए उनके जो सामूहिक रूप से जो अभिव्यक्ति होती है उनको दी जाती है। और जो ये समाज में ना जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो रूढ़ियाँ बुराइयाँ होती है, इन सभी समस्याओं के अकॉर्डिंग ये सब जुड़ी जाती है, और इन्हीं को अकॉर्डिंग इसमें दिखाई जाती है। आपको लोक कथाएं जुड़ी होती हैं इन सबकी। नाटक रूपों में एक और महाकाव्य पुराणों अथवा ग्रंथ काव्य से जुड़े होने के कारण साहित्यकारिता का गुण है, और इसमें जो साहित्यकर्ता है ना उसके भी गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो महाकाव्य होते हैं, ग्रंथ होते हैं, गीता होते हैं, इन सभी से ही जुड़े होते हैं। परंतु भारतीय दूसरे प्रदर्शन और संरक्षण के नियम और अनुशासन का निश्चित पालन किया जाता है, और इसमें जो भारतीय प्रशासन होते हैं, संरचनाएं होती हैं, इनके ना नियम अनुसार जो कहते हैं ना इसका पालन निश्चित तरीके से किया जाता है। वास्तव में भारत के नाटक शास्त्र में बताए गए अनेक नियम, व्यवहार तथा विशेषता की पहचान हमारे लोक रंगमंच से ही मिलती है। जो भारत में जितने भी नाटक होते हैं, शास्त्र होते हैं, जो भी उनके व्यवहारों को जो भी आप पहचानते हैं, उनकी विशेषता जानते हैं, ये सब कहाँ आपको प्राप्त होती है? जो लोक रंगमंच होते हैं ना उसी में प्राप्त होती है। ठीक है, इसी से भारतीय लोक नाटकीय विधाओं को पारंपरिक अथवा परंपराशील रंगमंच कहना ही अधिक उपयुक्त है। और ये रंगमंच क्या होते हैं? जो पारंपरिक होते हैं या परंपराशील होते हैं, इसी को कहा जाता है। परंपराशील रंगमंच नाम देने पर इनके अधिक परंपरा अथवा रूढ़िग्रस्त होने का एहसास होता है, जबकि हमारे लोक रंगमंच में परंपरा है तो परंतु एक निश्चित खुलापन भी है। इसी से लंबे समय से चले आने वाले इन नाटक रूपों को पारंपरिक रंगमंच का नाम देना अधिक उपयुक्त है। तो जो भी ये रंगमंच चलते हैं जो पारंपरिक तरीके से चलते हैं, तो इसको इसी नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि जो लोक कल्याण के बारे में इसमें खुलापन होता है, इसमें लंबे समय तक ये चले आ रहा है। ठीक है, और ये नाटक रूपों में होता है। जो आपको जैसे कि रामायण देखते हैं, नाटक देखते हैं, कथाएं देखते हैं, गीता पढ़ते हैं, ये सभी इन्हीं के अंदर आते हैं, जो भी आपके एंटरटेनमेंट की चीजें होती है। भारतीय नाटक की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा की प्रारंभिक कड़ियाँ स्पष्ट नहीं है। संस्कृत के निश्चित नियम अनुशासित नाटकों को प्राथमिकता कहना संगत नहीं लगता। तो यहाँ आपको पता चला कि जो संस्कृत होती है ना उसके नियम अनुसार इस नाटक को कहना चाहिए, और ये हजारों वर्ष जो प्रारंभिक क्रिया होती है उनसे स्पष्ट नहीं है और उनके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, संस्कृत नाटकों की पुष्टिकरण के संदर्भ में जो भी संकेत मिले उनमें आज के पारंपरिक रंगमंच के कई तत्व स्पष्ट है। तो आपको समझ में आया, जो सांस्कृतिक नाटक होती है उसी को अकॉर्डिंग जो आज के जो पारंपरिक रंगमंच है उन दोनों को एक साथ देखा जा सकता है, उनके स्पष्ट रूप से जो तत्व प्राप्त हुए हैं। अतः यह मान लेना शायद उचित है कि संस्कृत नाटक परंपरा के पहले ही लोक प्रचलित और संपन्न नाटक परंपरा थी, जो एक और संस्कृत के महान नाटकों के रूप में प्रतिफलित हुई, और दूसरी ओर अनेक रूपों जैसे शैलियों में भारत के विभिन्न प्रदेशों में पारंपरिक रंगमंच के रूप में प्रवाहित होती रही। तो आपको पता है जो ये नाटक कहाँ से उत्पन्न हुए? सबसे पहले संस्कृत
से उत्पन्न हुई है। उसके बाद ये जो भारत की जो पारंपरिक रंगमंच के रूप में सामने आई है। तो ये तो हो गया, इसको आपको क्या इसका उद्भव और विकास कैसे होता है, मतलब उसका उदय कैसे हुआ, और इसके कुछ पॉइंट भी यहाँ पर दिए हैं कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका उदय एंड विकास हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका परंपरा। तो इसी टाइप से आपको हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करना है, तो जिससे ये होगा ना कि आपके क्वेश्चन के अच्छे आंसर देखने को लगेंगे। साहित्य में स्वतंत्रता विद्या के रूप में नाटक का अस्तित्व नहीं मिलना, परंतु ऋग्वेद में लगभग 1 दर्जन संवाद सूत्र है, जिसमें कथानक एवं नाटकीय कार्य व्यापार की कुछ झलक मिलने के कारण विद्वानों ने नाटक का पूर्व रूप माना है। तो आपको पता है जो वैदिक काल स्वतंत्रता है उसमें कोई भी इसकी जो अस्तित्व नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन जो ऋग्वेद है ना उसमें 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो प्राप्त हुए, उसमें ये बताया जो नाटकीय कार्य व्यापार की कुछ झलक प्राप्त हुई है, जिससे विद्वानों ने इस रूप को माना है कि नाटक का रूप है, पूर्ण रूप है पहले का। सूत्र में तीत का चरित्र नामक नाट्य विधेय का उल्लेख है, जिसमें महावीर के देवलोक के अवतार और उसमें सांसारिक जीवन की घटनाओं के नृत्य संगीत के साथ प्रस्तुत किया गया था। तो आपको पता है जो जैसे कि आप रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, जो महावीर होते हैं उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके अवतारों के बारे में सांसारिक जीवन की घटनाओं का नृत्य देखते हैं, उन सभी में जो नाटक का प्रयोग और नृत्य संगीत का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट है, देखिए आज के रामलीला और रासलीला जैसे धार्मिक नाटक रूपों में मूल तत्व, ये आपका हेडिंग है, यहाँ पर हमने लिया नहीं है तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अवतार के चरित्र का संगीत के साथ पुष्टिकरण के साथ ही हमारे पारंपरिक रंगमंच की पूर्ण पत्रिका का कहना उचित होगा। और इसमें जो अवतार जैसे जैसे लोग लेते हैं, जैसे रामायण में राम जी का अवतार हो गया, रावण का अवतार हो गया, सीता मैया का हो गया, उनके जो चरित्र है ना उनके संगीत के साथ सबके जो मेल मिलाप होते हैं उसी को रंगमंच की जो पूर्ण कहते हैं, मतलब ये पहले से चली आ रही है, ठीक है। संगीत और नृत्य की प्रधानता होती है और लोक भाषा का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत का नहीं। और इसमें लोक भाषा का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत भाषा का नहीं किया जाता है। और इसमें जो नाच गाने होते हैं ना वो सब भी चलती है। जो आपका सेकंड पॉइंट है, वैष्णव भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, जो कि सामाजिक कथाओं को लेकर नकल निरंतर लोक के बीच प्रचलित है। वैष्णव भक्ति का प्रभुत्व होने पर उनके प्रभाव संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला एवं साहित्य सभी पर पड़ा। जो वैष्णव भक्ति होते हैं ना उनके जो प्रभाव होते हैं ना सभी क्षेत्रों में पड़ा है, जैसे संगीत में हो गया, वास्तुकला हो गई, मूर्तिकला, साहित्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में पड़ा है। वैष्णव भक्ति धारा में ईश्वर के अवतार राम और कृष्णा की लीलाओं के गण अहम उनके नाटकीय पुष्टिकरण भक्ति के प्रधान भूमिका के रूप में स्वीकृति हो गया। तो आपको पता है जो वैष्णव भक्ति में धारा में ईश्वर की कौन सी ईश्वर की पूजा की जाती है, तो जो राम होते हैं और जो कृष्णा होते हैं उनकी लीलाएं दिखाई जाती है, उनकी कहानियां बताई जाती है, उन सभी को जो किया जाता है उनकी भूमिका होती है। अतः राम लीला एवं रास लीला के प्रभुभाव एवं विकास में भक्ति आंदोलन का निश्चित योगदान है। तो जो रामलीला होती है, रासलीला होती है, इनके जो विकास में ना भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो आपका थर्ड पॉइंट है, भाषा नाटक। 14वीं शताब्दी तक संस्कृत नाटकों का रूप परिवर्तन होने लगा था, गीत और नृत्य का प्रयोग बढ़ गया था। उस समय देश के विभिन्न भागों में एक ऐसे नाटक लिखे जाने लगे जिसमें संस्कृत संवादों के साथ भाषा गीतों का समावेश था। तो सबसे पहले देखो 14वीं शताब्दी में ना संस्कृत जो नाटक होते हैं उनमें रूपों में परिवर्तन हुआ, और जो सबसे पहले यही था कि जो संस्कृत का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता था। और देखिए गीत और नृत्य होते हैं, जो नाच गाने होते हैं ना उनका प्रयोग बढ़ चुका था। और जो उस समय के बाद ना जो विभिन्न भागों में जो नाटक लिखे जाने लगे जिसमें संस्कृत के जो संवाद होते हैं ना उसे कम हो गए, और जो भाषा होती है ना उसके गीतों का समावेश मतलब उसको शुरू होने लगा उसका प्रयोग। जो आपका 4 पॉइंट है, रस की परंपरा। रस नृत्य का उल्लेख उपकरणों के प्राकरण रासक और हिलसक के रूप में लिया गया है। कृष्णा की लीलाओं का ज्ञान और रस नृत्य की संकल्पना को ही तो थी ही, उसके साथ चरित्र की संकल्पना भी जुड़ी हुई, और अभिनय, संवाद, नृत्य एवं भाषण गीतों के संपन्न रंग पद्धति अथवा रासलीला आरंभ हो गई। तो आपको जैसे बताया गया कि यहाँ पर देखो उसके जो गीत होते हैं, उसके नाटक होते हैं, जो उसके नाच गाने होते हैं, उन सबसे जो रामलीला का आरंभ होता है। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, रासलीला के प्रभाव स्वरूप। तो यहाँ देखते हैं इसका आंसर। रामलीला नाम ग्रहण करके और तुलसी के रामचरितमानस का आधार लेकर रामलीला समुचे हिंदी प्रदेश का
प्रधान पारंपरिक नाटक बन गया है। तो जो रामलीला है, जो तुलसी जी है, उनके रामचरितमानस है, उनके अकॉर्डिंग लेके ना उन्होंने हिंदी के जो सबसे जो ज़्यादा प्रचलित होता है ना परंपरा नाटक बन चुका है। 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक के पारंपरिक रंगमंच के विभिन्न रूप विभिन्न प्रदेशों में व्यापक रूप से प्रस्तुत होने लगा और जो 16वीं शताब्दी है उसके बाद से जो ये पारंपरिक रूप से रंगमंच बहुत जगह प्रदेशों में फैलने लगा, उसकी जो विकास होने लगा। संग, नौटंकी, जाट मंच, काव्य ये सभी जन सामान्य के बीच आध्यात्मिक लोकप्रिय होते गए और आज लगभग उसी रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो आपको पता है संग नाटक होते हैं, जो परंपराएँ होती हैं, ये सभी फैलने लगे और आज के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बीस 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही प्रभाव के कारण नगर रंगमंच का विकास हुआ। तभी उस कुछ समय के लिए नगर रंगमंच और पारंपरिक रंगमंच के बीच अलगाव उत्पन्न हो गए। तो जो 20वीं शताब्दी से उसके बाद जो नगर का रंगमंच का ना उत्पन्न हो चुका, तो उसके साथ ये हुआ कि जो उत्पन्न होने के जो पारंपरिक रंगमंच होते हैं ना, उसमें अलगाव उत्पन्न होने लगे। इधर हमारे नए नाटककार एवं निर्देशक फिर पारंपरिक रंगमंच की लोक में गहरी व्यापक लोकप्रियता और हमारी अपनी जड़ों की पहचान तथा उसमें फिर से नए रूप में पारंपरिक रंगमंच की ओर आकर्षित हो रहे थे और जो हमारे जो निर्देशक होते हैं, जो फिल्म डायरेक्टर होते हैं, वो सभी ना जो रंगमंच की ओर आकर्षित हो रहे थे, पारंपरिक उनकी पहचान करने जा रहे थे। सरकार सरकार की ओर से भी पारंपरिक नाटक पुष्टियों को बढ़ावा और सहायता मिल रही थी। जो सरकार है उनकी तरफ से भी अब इस नाटक को, जो पारंपरिक नाटक होते हैं, उसको आगे ले जाने के लिए उसके विकास की ओर जोर दिया जा रहा था। हमारा पारंपरिक रंगमंच जो विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग शैलियों, बोलियों में बराबर समुच्चय देश और लोक सांस्कृतिक काल का श्रृंगार बन रहा। और जो आपको पता है कि जो हमारे समुच्चय जो प्रदेश होते हैं, अलग-अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, सभी की शैलियाँ और जो बोलियाँ होती हैं, सबको बराबर समुच्चय सांस्कृतिक रूप में जो कला के श्रृंगार है ना, उसको जो नगर संस्कृति में विकसित करने लगे थे, ठीक है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको खत्म हो चुके हैं, ये 5 पॉइंट के अंदर इसको आंसर बताना है। एक चीज़ और याद रखिए, जो टिप्पणी आपका आता है ना शॉर्ट नोट, ये रासलीला या रामलीला, इसके ऊपर भी आपको शॉर्ट पूछ सकता है क्वेश्चन, या नौटंकी क्या होती है उसके ऊपर की, जो हमने क्लास फर्स्ट में बताई थी आपको। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी क्लास थर्ड आएगी उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तीनों में से ना एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में जरूर आएगा, 100% आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस यूनिट से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में जरूर बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।